हैं देहरादून से सबसे पहले बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डालनवाला पुलिस स्टेशन का औचक निरीक्षण किया है और इस दौरान धामी ने लापरवाही बरतने पर डालनवाला कोतवाली को लाइन हाजिर कर दिया है। बंद गृह में गंदगी समेत तमाम लापरवाही यहां पर सामने आई, जिसके बाद सीएम धामी ने तुरंत एक्शन लिया और कोतवाली को लाइन हाजिर करने के आदेश दिए। इस दौरान सीएम धामी ने पुलिस वालों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। सीएम धामी ने पुलिस कर्मियों से गाड़ियों की जांच, वेरिफिकेशन ड्राइव समेत कई मुद्दों पर जानकारी भी ली। कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम धामी ने कहा कि जनसेवा सर्वोपरि के भाव से काम करें। तीनों गुमशुदगी टोटल कितनी है? टोटल तो सर पब्लिक की वजह से तो पब्लिक की कोई शिकायत नहीं है। आज कोई शिकायत नहीं है। पूरे महीने भर की कितनी है? क्या क्या है माल खाने में? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर भी पहुंचे और यहां पर ट्रेनिंग ले रहे युवाओं से सीधा संवाद किया और उनका हौसला अफजाई किया। सीएम धामी रायपुर स्थित अग्निवीर ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे थे। इस दौरान व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। सीएम ने हर तरीके की क्वालिटी सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने फिजिकल ट्रेनिंग, दौड़ और खेल गतिविधियों को भी देखा। सीएम ने कहा, राज्य सरकार अग्निवीर भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निःशुल्क क्वालिटी ट्रेनिंग की व्यवस्था दे रखी है, ताकि राज्य के युवा देश सेवा के लिए आगे आएं और देश की सेवा कर सकें। इस मौके पर खुद सीएम धामी भी खेल गतिविधियों में हिस्सा लेते हुए भी नजर आए हैं और सीएम धामी ने युवाओं के साथ एक्सरसाइज की, अनुशासन का पाठ भी उनको पढ़ाया। ये साइड है ना? अच्छा चलते हैं क्या? नहीं अलग अलग है, दोनों अलग है। और बल्कि साइड में खड़े। उत्तरकाशी के पुरोला से बीजेपी के विधायक दुर्गेश्वर लाल एक बड़े विवाद में घिर गए हैं। आरोप है कि उनके और उनकी पत्नी के खातों में मनरेगा के तहत करीब 17,000 रुपए पहुंचे। मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पर विपक्ष ने सीधा हमला बोला है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल के खातों में मनरेगा का पैसा जाने का आरोप है कि साल 2021 से 2025 के बीच रेक्चा गांव में मनरेगा के 11 कामों की धनराशि विधायक और उनकी पत्नी के खातों में गई। बताया जा रहा है कि ये पुराने जॉब कार्ड के आधार पर निर्माण सामग्री की राशि थी, जिसे अब वापस भी किया जा रहा है। फिलहाल जांच जारी है। अब हालांकि विधायक ने मामले को फर्जी कहा तो कांग्रेस ने कहा कि जब खाते में पैसे गए हैं तो मामला फर्जी कैसे है? फर्जी कैसे हो सकता है? ये तो अब दुर्गेश्वर लाल जी को साबित करना होगा। उनके परिजनों के नाम पे आए हैं, कहीं ना कहीं खाते में गए होंगे, तो खाते की जांच करके उनको देने चाहिए कागज, आप लोगों तक प्रस्तुत कराएं। और मेरे को जो लगता है बीजेपी ने जो इसमें घोटाले की बात कही है मनरेगा में होता रहा है, तो उन्हीं की पार्टी के ऐसे लोग ये घोटाले करते रहे हैं, इसीलिए उनकी जानकारी में है। बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल का कहना है कि विधायक बनने से पहले मेरा जॉब कार्ड बना हो सकता है और विधायक बनने से पहले मेरे माता पिता के पास बीपीएल कार्ड भी था, लेकिन विधायक बनने के बाद 2022 के बाद मेरी तरफ से ऐसा कोई काम नहीं किया गया। अगर गांव में मेरा जॉब कार्ड और मेरे परिवार का अगर किसी ने जॉब कार्ड बनाया, तो पहली बात तो ये, अगर मैंने 21 तक विधायक बनने से पहले अगर कहीं किसी ने अगर कोई अकाउंट पैसे डाले हैं, मैंने कोई योजना नहीं करी, किसी ने अगर पैसे डाले, कुछ चीजें करी, मुझे इस बारे में कोई बहुत कुछ कहना है। अगर मैंने किसी प्रारूप 6 और 7 पे एक साइन नहीं किए, तो अगर मेरी छवि को खराब करने के लिए कोई ठेकेदार या किसी षड्यंत्रकारी द्वारा इस तरीके का फर्जी तंत्र बनाया जा रहा है, तो ये बेसिकली सरासर गलत है। मैं उसके खंडन करता हूँ। इस मामले में मोरी के खंड विकास अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं, तो वहीं सीडीओ उत्तरकाशी का कहना है कि उन्हें इस विवाद की जानकारी ही नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। उत्तरकाशी से बलबीर, देहरादून से सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नैनीताल में कोटाबाग के ग्राम सभा पतलिया गाजा में उस समय हड़का मच गया जब अज्ञात युवक ने एक खड़ी कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि कार को निशाना बनाकर ही गोलियां चलाई गई थीं। घटना के बाद मौके पर 12 बोर का एक खाली कारतूस बरामद हुआ है। इससे फायरिंग की पुष्टि हुई। गोली चलने की आवाज से आसपास से ग्रामीण घबरा गए, जबकि बताया जा रहा है कि आरोपी युवक फरार हो गया। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार कर दिया। पुलिस का कहना है कि कार में सिर्फ तोड़फोड़ हुई है, फायरिंग नहीं।
हरिद्वार के बहादुराबाद में इलाके में प्रशासन ने अतिक्रमण पर बुलडोजर एक्शन किया है। यूपी सिंचाई विभाग की जमीन पर गंगा नहर किनारे स्थायी और अस्थायी अतिक्रमण जमा हुआ था। इसको लेकर विभाग की ओर से अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया था। बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इसके बाद जिला प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी मशीन से अतिक्रमण को ध्वस्त किया। एसटीएम और पुलिस बल की मौजूदगी में अतिक्रमण के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। देखिए, ये सिंचाई विभाग की जमीन पे कुछ लोगों द्वारा एनक्रोचमेंट किया गया था। इसके बाद डिपार्टमेंट के द्वारा इनको नोटिस जारी किया गया था। नोटिस में ये लिखा हुआ था कि ये खुद से जहाँ जहाँ भी अतिक्रमण हुए हैं वो सारे अतिक्रमण हम लोगों ने मैप कर लिए हैं और उसकी एक कार्य योजना, प्रभावी कार्य योजना तैयार की गई है। उस पर निरंतर काम चल रहा है। आज हमारी टीम जो बहादुराबाद हाईवे है उसके पास जो कैनाल के साथ साथ अतिक्रमण है, अल्मोड़ा के ढोरा गांव में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर ग्रामीणों ने हमला बोल दिया। बताया जा रहा है कि विभाग के कर्मचारी गांव में बिजली चोरी के आरोप पर पकड़े गए थे। खुद एसडीओ अपनी टीम के साथ छापेमारी पर गए थे। आरोप है कि गांव के गोविंद नाम के शख्स ने, तो ये गोविंद नाम का शख्स है जिसने अपने बेटों के साथ मिलकर कर्मचारियों पर हमला कर दिया। हम अपना काम कर रहे हैं। किसी तरह बिजली विभाग के कर्मचारी वहां से जान बचाकर भागे। इसमें से कुछ चोटियां भी आई। घायल कर्मचारी और एसडीओ ने कोतवाली में केस दर्ज कराया। साथ ही आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और गोविंद की तलाश कर रही है। ढोरा गांव में जहां पर कुछ लोग विद्युत चोरी में लिप्त पाए गए, ये लोग जैसे ही उनके परिसर में दाखिल हुए, वो चोरी का तार वगैरह जब्त करने के लिए, तो उन लोगों ने अचानक ही हमला बोल दिया। इनके साथ मारपीट करी और सरकारी दस्तावेज छीन लिए, उन्हें नष्ट कर दिया, उन्हें जान से मारने की धमकी दी। गोविंद सिंह और के दो पुत्रों द्वारा उनके साथ मारपीट करना और राजकार्य में बाधा डालने संबंधी प्रार्थना पत्र यहाँ पर दिया गया है, जिसके आधार पर थाने पर एफआईआर दर्ज करके जो भी उचित आवश्यक वैधानिक कार्रवाई होगी। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पलायन आयोग की 10वीं बैठक ली है। मुख्यमंत्री धामी ने रिवर्स पलायन को बढ़ावा देने के लिए राज्य भर में प्रवासी पंचायतों के आयोजन के निर्देश दिए। इनमें देश विदेश में कार्यरत उत्तराखंड वासियों को आमंत्रित कर सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी, उनके सुझाव लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण आजीविका बढ़ाने के लिए सब्सिडी युक्त योजनाएं लागू की गई हैं, जिनमें गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथ ही त्रियुगी नारायण की तर्ज पर 25 नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित किए जाएंगे। आयोग के मुताबिक अब तक करीब 6,282 लोग रिवर्स पलायन करके गांव लौट चुके हैं। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव 1 साल बाद होने हैं, लेकिन बता दें इसकी आहट अभी से महसूस होने लग गई है। गुरुवार को बीजेपी ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें निशाने पर रहे कांग्रेस के सीनियर नेता हरीश रावत। मामला क्या है आपको रिपोर्ट में दिखाते हैं। मुस्लिम शरणम गच्छामि, मजार शरणम गच्छामि, लव जिहाद शरणम गच्छामि। ये है बीजेपी की ओर से जारी किया गया एआई वीडियो, जिसने सर्दियों के मौसम में पॉलिटिकल तापमान बढ़ा दिया है। वीडियो में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की शक्ल का कैरेक्टर उनकी आवाज में मुस्लिम शरणम गच्छामी कहते हुए दिखाया गया है। इससे पहले 2022 के विधानसभा चुनाव में भी कथित मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मुद्दे पर इसी तरह के आरोप लगे थे। बीजेपी के एआई वीडियो जारी होने से चंद घंटे पहले कांग्रेस ने एआई पोस्टर जारी किया था, जिसमें सरकार पर निशाना साधा गया है। वीडियो उसी का रिएक्शन माना जा रहा है। अब कांग्रेस के हरीश रावत और बीजेपी आमने सामने हैं। मैं देश के अंदर पहला राजनीतिक व्यक्ति हूं जिसने बाबर के नाम पर बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद बनाने का विरोध किया है। कहा है कि ये देश के सामाजिक सद्भाव को तोड़ने की कुचेष्टा है, और मैं उस कुचेष्टा में भाजपा का हाथ देख रहा हूं।
और भाजपा ने कई विंग खड़े कर रखे हैं। मुझे लगता है कि ओबीसी जी की विंग अकेले काफी नहीं है, बहुत सारी विंगें खरीद कर रखी हैं। अब तो उत्तराखंड में भी हम देख रहे हैं कुछ विंग जो है अल्पसंख्यकों की खड़ी की है, जो अल्पसंख्यकों के वोट काटे और भाजपा उनका पृष्ठपोषण कर रही है। राजनीतिक तौर पर लोग कह रहे हैं कि वो किसको चैलेंज कर रहे हैं, अपनी पार्टी को चैलेंज कर रहे हैं या खुद में अपने को चैलेंज कर रहे हैं कि शेर अभी जिंदा है। मुझे ऐसा लगता है कि भाई राजनीतिक शेर जिंदा है या नहीं है, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण उत्तराखंड में कांग्रेस का जिंदा है, ये बहुत स्पष्ट प्रमाण ये बयान देता है। लेकिन उत्तराखंड देवभूमि का जो स्वरूप है उसको मुझे नहीं लगता है कि उत्तराखंड की जनता बदलने देगी। उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस दो प्रमुख पार्टियां हैं जो आमने सामने हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी की छवि एक हार्डकोर हिंदू नेता की बनी है। इसी को ध्यान में रखते हुए बीजेपी अभी से हमलावर है। बहरहाल एआई वीडियो से शुरू हुई ये सियासी जंग आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत दे रही है। वास्तविकता सुनील नवप्रभात, न्यूज़ 18 देहरादून। हरिद्वार में कांग्रेस के पुराने ऑफिस के बाहर लगा कांग्रेस का झंडा टूटकर गिर जाने पर कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया है। सुभाष घाट पर कुंभ मेले के द्वारा कराए जा रहे सौंदर्यीकरण के काम के दौरान जेसीबी मशीन लग जाने से झंडा टूटकर नीचे गिर गया। इसके बाद मौके पर पहुंचे कांग्रेसियों ने जमकर हंगामा किया, साजिश के तहत झंडा गिरने का आरोप लगाया। दरअसल सुभाष घाट की एक बिल्डिंग में कांग्रेस का पुराना ऑफिस था। इसको लेकर कांग्रेस और बिल्डिंग मालिक के बीच कोर्ट में काफी विवाद चल रहा था। पिछले दिनों कोर्ट का फैसला आने पर कांग्रेस ऑफिस खाली कर दिया गया था। हालांकि कांग्रेसी अभी तक पुरानी बिल्डिंग में ही ऑफिस होने का दावा कर रहे हैं। इसी बिल्डिंग के बाहर ही झंडा लगा हुआ था। और वहीं बागेश्वर कॉलेज परिसर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब झाड़ियों में लगी आग फैलते फैलते एक टावर पर रखी पानी की खारी टंकी तक पहुंच गई। देखते ही देखते आग की लपटें उठने लग गई, जिससे परिसर में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि आग समय रहते बुझा ली गई, इससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद कॉलेज प्रशासन और छात्रों ने राहत की सांस ली है। नैनीताल जिला प्रशासन ने होटल मालिकों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। नैनीताल में अब पर्यटकों को होटलों के दाम दिखाने होंगे। इसके लिए बाकायदा होटल मालिकों को रेट लिस्ट लगानी होगी ताकि पर्यटकों से ठगी ना की जा सके। नैनीताल जिला प्रशासन ने पर्यटन विभाग को आदेश दिया है कि जो होटल ऐसा नहीं कर रहे उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि नैनीताल में कई होटल अवैध तरीके से चल रहे हैं। इससे कोई रेट तय नहीं है। ऐसे होटल मालिक पर्यटकों से ज़रूरत से ज़्यादा पैसे वसूल रहे हैं, साथ ही टैक्स भी चोरी कर रहे हैं। तो नैनीताल की जो इलीगल होटल्स चल रहे हैं, जो अननेसेसरी रेट्स को बढ़ाते हैं, उससे बदनामी होती है। और पूर्व में भी हमने कई बार जिला प्रशासन को लिख के दिया है कि जहाँ पे रेट लिस्ट नहीं है उनके खिलाफ कार्रवाई की। निरीक्षण के निर्देश दिए गए हैं, लोगों को पहले जो है जागरूक करने के निर्देश दिए गए हैं कि इसको लगवाइए। इसके बाद भी लोग नहीं मानते हैं तो कानून के दायरे में उनके खिलाफ कार्रवाई करें। जो अवैध होटल हैं उन पर भी शिकंजा कसने, बिल्कुल। जो अवैध होटल इस समय चल रहे हैं, जो रजिस्टर्ड नहीं है या होम स्टे के रूप में है लेकिन होम स्टे के मानक नहीं फॉलो कर रहे हैं, उनको भी उनके रजिस्ट्रेशन को समाप्त करने पर हम लोग जो है कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप उत्तराखंड से दिल्ली रोडवेज बस से सफर करते हैं तो ये खबर आपके लिए है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नियम लागू कर दिए हैं। अब सिर्फ BS6 मानक की बसों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। ऐसे में कई पुरानी बसों पर बैन भी लग सकता है और दिल्ली जाने वाले यात्रियों को काफ़ी मुश्किलें हो सकती हैं। देखिए,
उत्तराखंड रोडवेज रोजाना करीब 400 बसें दिल्ली के लिए भेजता है, लेकिन दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि सिर्फ यूरो 6 मानक की बसों को ही दिल्ली में एंट्री मिलेगी। 2 दिन पहले ही दिल्ली देहरादून रूट की 4 बसों को बैन कर दिया गया, क्योंकि वो यूरो 3 यानी कि भारत 3 मानक की थी। परिवहन निगम के कर्मचारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बसों पर गाज गिर सकती है, क्योंकि कई और बसें अपनी तय किलोमीटर सीमा पूरी कर चुकी हैं। जो ज़्यादातर अपनी आयु पूरी कर चुकी हैं टेक्निकली भी और समय के हिसाब से भी, तो उन्हें चलाना जो है शायद संभव नहीं होगा और उसकी वजह से परिवहन निगम की आय प्रभावित होगी। अधिकारियों का दावा है कि देहरादून से दिल्ली चलने वाली सभी 56 बसें अब मानकों के मुताबिक हैं। यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए ड्राइवर और कंडक्टर को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वो यात्रियों को सुरक्षित गंतव्य तक पहुंचाएं। वहीं हल्द्वानी से दिल्ली के लिए 90 बसें चल रही हैं जो BS 4 मानक की हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश परसों जो आए थे उसके अनुसार यूरो 4 को कोई प्रतिबंध नहीं है, तो हमारी कल से सारी यूरो 4 दिल्ली चल रही है और CNG चल रही है, तो कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई पैसेंजर को परेशानी नहीं है। तो यूरो 4 पहले की तरह ही दिल्ली संचालित है। यूरो 3 मात्र यूरो 3 जो बसें थी वो प्रतिबंध हुई है। जो हमारी 4 बसें थी वो हमने दिल्ली मार्ग से हटा ली है। संशोधन हो गया तो हमारी बसें रुकी नहीं है, एक दिन भी लगातार चल रही है। BS 4 प्लस BS 6 सब जा रही है। कुमाऊं से लगभग करीब 50-60 बसें चली जाती हैं, कभी ज्यादा भी चली जाती हैं, कभी थोड़ा कम होती हैं। और आपको संचालन में किस तरह की नहीं कोई दिक्कत नहीं। रोडवेज में लंबे समय से नई बसों की डिमांड हो रही है। फिलहाल रोडवेज की 60% से ज्यादा बसें अपने तय किलोमीटर सीमा पूरी कर चुकी हैं, लेकिन अभी भी कई रूटों पर चल रही हैं। ऐसे में कब इन बसों पर बैन लग जाए कहना मुश्किल है। हल्द्वानी से शैलेंद्र रेगी और देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में भटवाड़ी क्षेत्र के कई गांव में भालू की दहशत है। मल्ला गांव में एक घर के CCTV कैमरे में भालुओं का झुंड कैद हुआ और इस वीडियो में 3 भालू घर के आंगन में एक साथ घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। भटवाड़ी के विभिन्न गांव में भालू की दहशत होने से ग्रामीणों में काफी खौफ का माहौल है और ग्रामीणों ने वन विभाग से रात्रि गश्त बढ़ाकर भालुओं को आबादी से दूर भगाने की मांग की है। पिथौरागढ़ में जंगली जानवरों के खतरे को देखते हुए अब वन विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ले रहा है। विभाग ने AI की मदद से एक ऐसी डिवाइस तैयार की है जो जंगली जानवरों को भगाने के साथ उनकी लोकेशन भी तत्काल मोबाइल पर देगा। ये डिवाइस 50 से 100 मीटर की दूरी तक मौजूद जानवरों को डिटेक्ट कर सकेगी। AI तकनीक से बना ये डिवाइस उस जंगली जानवर की आवाज़ भी निकाल सकता है जिसे वो कैमरे में कैद कर रहा है। विभाग पहले चरण में 5 डिवाइस को धारचूला के उन इलाकों में लगाएगा जहां इन दिनों भालुओं ने काफी आतंक मचाया हुआ है। डिवाइस से हमको काफ़ी ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट की जो घटनाएं होती हैं उस पर काबू करने में हमें सफलता मिलेगी। और उसमें एक फीचर ये भी है कि जैसे ही वो डिटेक्ट करेगा हमें वो मोबाइल ऐप के माध्यम से हमें अलर्ट दे देगा। तो इससे हमको एक चीज़ और पता चलेगी कि हमारे जो है रेंज ऑफिसर्स या DFO को तुरंत तत्काल सूचना मिलेगी कि पहाड़ों पर गुलदार का खौफ लगातार बढ़ता जा रहा है और अब टिहरी के गांवों में लोग शाम होते ही घरों से निकलना बंद कर रहे हैं। यहाँ चंबा में गुलदार आबादी के पास पहुंचा तो लोग पटाखे फोड़ने लग गए। पटाखे फोड़कर गुलदार को भगाया गया। इस गांव में एक बड़ी गौशाला भी है और उसकी वजह से अक्सर गुलदार यहाँ पहुंच रहे हैं। गौशाला की देखरेख करने वाले परिवारों को भी पटाखे दिए गए हैं, इससे कि खतरा होने पर पटाखे फोड़ सकें। पहाड़ों के इलाकों में अभी तक गुलदार और भालू के हमले की ही घटनाएं सामने आ रही थी, लेकिन इस बीच नैनीताल के पहाड़ी इलाकों में बाघ की धमक देखी जा रही है। नैनीताल के करीब वाले इलाकों में बाघ की मूवमेंट से लोग डरे हुए हैं। देखिए। आमतौर पर बाघों की मूवमेंट तराई और भाबर के इलाकों में ही देखी जाती है, लेकिन नौकुचिया ताल, 7 ताल, 2 गांव, जोली कोट से लेकर ओखल कांडा तक में बाघ की चहलकदमी देखी जा रही है, जिससे स्थानीय लोग डरे हुए हैं। लगातार जो है ओखलकांडा हो, धारी हो, रामगढ़ हो या मुक्तेश्वर इलाका हो, वहाँ जो है गुलदार, पहले तो गुलदार दिखते थे,
अब ये जो हमारे टाइगर भी दिखने लग गए हैं, क्योंकि ये जो हमारा जो क्षेत्र है तराई से लगता हुआ क्षेत्र है और आए दिन जो है लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि फॉरेस्ट के अधिकारी बाघ की नैनीताल के इन पहाड़ी इलाकों में मूवमेंट को सामान्य बात करार दे रहे हैं कि ये सदियों से चली आ रही है, इसलिए अधिकारी लोगों को सावधान रहने की सलाह दे रहे हैं। देखिए, ये जो बाघों का जो प्रेजेंस है पहाड़ी क्षेत्रों में, ये पहली बार नहीं है। पहले भी जो वन विभाग के पास जो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उसमें जो नैनीताल के पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें बाघों की उपस्थिति देखी गई है। और हमें ये भी समझना होगा कि वन्य जीवों की आबादी में वृद्धि हुई है और साथ ही जो कहीं न कहीं जंगलों में मानवीय हस्तक्षेप बढ़े हैं। नैनीताल की जंगल तराई और भाबर से लगे हुए हैं। बाघों को घर कहलाने वाले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और फिर पीलीभीत का दुधवा नेशनल पार्क आपस में कई वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर से जुड़े हैं, लेकिन इनमें से कई कॉरिडोर इंसानों की वजह से प्रभावित हो चुके हैं और इसमें सबसे बड़ा कॉरिडोर है शिवालिक एलिफेंट कॉरिडोर, जो दुधवा कॉर्बेट कॉरिडोर को जोड़ता है। लेकिन नई सड़कें और सरकारी बिल्डिंग्स बनने से ये कॉरिडोर कई जगह बंद है, लिहाजा बाघों ने अपनी मूवमेंट पहाड़ों के सहारे करनी शुरू कर दी है। इसलिए पहाड़ से लगे इन तराई के जंगलों में बाघों की मूवमेंट बढ़ गई है। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और अब आपको दिखाते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें। रुद्रप्रयाग में तुंगनाथ मंदिर से 200 मीटर नीचे एक यात्री रास्ते में ही बेहोश हो गया। पीड़ित को तत्काल ऊखीमठ स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। ऋषिकेश बार एसोसिएशन को लेकर मतदान हुआ है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महासचिव सहित के लिए 411 वकीलों ने वोटिंग की। बागेश्वर में मानव वन्यजीव संघर्ष रोकथाम पर वन विभाग ने आयोजित की है वर्कशॉप। लोगों को जानवरों के हमले से बचाव के बारे में बताने के साथ जागरूक भी किया गया। रुद्रप्रयाग में डीएम ने माल्टा उत्पाद और मिलेट्स के समर्थन मूल्य को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजने की बात कही है। उत्तरकाशी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत शिविर लगाया गया है। इसमें ग्रामीणों की कई समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया गया। नैनीताल में इस बार विंटर कार्निवल की थीम पहाड़ होगी। इसमें पहाड़ी भोजन की धूम रहेगी। साथ ही स्टार नाइट में स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां भी देंगे। सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने रुड़की नगर निगम में अधिकारियों के साथ बैठक ली। कहा कि सफाई कर्मचारियों के हितों में सरकार काम कर रही है। शनिवार से हल्द्वानी के इंटरनेशनल स्टेडियम में नेशनल जिजुत्सु चैंपियनशिप होने जा रहा है। इसमें 22 राज्यों के करीब 800 खिलाड़ी भाग लेंगे। उत्तरकाशी के भटवाड़ी में नटीन गांव में पशु जांच शिविर लगाया गया। जांच में कई बीमार पशु मिले जिन्हें मौके पर दवाइयां दी गई। ऋषिकेश में ठंड बढ़ते ही भगवान को गर्म कपड़े पहनाए जा रहे हैं। एक श्रद्धालु अपने लड्डू गोपाल के लिए गर्म कपड़े खरीदने पहुंचा।